Okay, let us continue. So, yang and yin are the two elements which depict the two complementary poles of the universe. So, yang literally mountain को कहा गया है. Yin is water, but yang depicts the masculine character and yin depicts the feminine character. और इन्हीं दोनों से मिलकर के यूनिवर्सल एनर्जी क्रिएट होती है, वेयर yin इज द रिसेप्टिव यानी कि जो लेता है एंड yang इज द डोनर जो कि देता है. और इन दोनों से मिलकर के जनरेट होती है यूनिवर्सल एनर्जी. एंड दिस फंडामेंटल नोशन, दिस इज द फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, यानी ड्यूअल चीजें, यानी कि दो से मिलकर के जब एक चीज बनती है. और इन दोनों के बीच में जिस चीज को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, दैट इज द थर्ड एलिमेंट विच इज द मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस. जो बीच की खाली जगह है वहां पर इन दोनों का इंटरेक्शन होता है. इसको हम योगिक प्रैक्टिस से भी कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि जो प्राणायाम होता है उसमें सबसे पहले हम सांस अंदर लेते हैं, उसको रोकते हैं, रिटेन मीन्स टू होल्ड इट, एंड देन ब्रीद आउट यानी कि बाहर निकालना, सांस को बाहर छोड़ना. तो द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड. तो जो मिडल वॉइड है दैट मीन्स द सस्पेंशन ऑफ द ब्रीथ, यानी जितनी देर हम उस सांस को रोकते हैं वहीं पर हम मेडिटेशन करते हैं. तो मेन थिंग इज मेडिटेशन. सिंपली इफ वी आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, तो दैट इज ऑफ नो यूज. अंदर उसको जो रोकते हैं, जहां हम सस्पेंड करते हैं उसको, ब्रीथ को, so that suspension of breath is called the void where meditation occurs. तो yang और yin का इंटरेक्शन जो होता है वो मिडल void में होता है, which is the third element. तो the middle void is essential. इसलिए सबसे ज्यादा important है ये middle void, यानी कि ये third element. Nothing can happen without it. Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape. तो जो चाइनीज लैंडस्केप है जिसमें माउंटेन और वाटर दोनों को दिखाया गया है, तो उनके बीच की जो जगह है, खाली स्पेस है जिसको व्हाइट छोड़ रखा है, वेयर नथिंग हैज बीन पेंटेड, so that middle void is very essential. क्योंकि yang और yin का जब तक संपर्क नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, इट इज ऑफ नो यूज. So this spiritual meaning is hidden in Chinese painting. That is not merely a painting which depicts mountains or water and everything else, but the main thing is कि उसमें जो दो एलिमेंट्स हैं yang और yin, वो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स ऑफ द यूनिवर्स को दर्शाते हैं कि यानी पूरे ब्रह्मांड की रचना के लिए yang और yin का इंटरेक्शन होना जरूरी है. And that interaction takes place in the middle void, which is the blank space between both of them. And that thing has been depicted in the Chinese landscape. This is also where man finds a fundamental role in that space between heaven and earth. और इसी तरह से आकाश और पाताल के बीच, यानी कि जो अर्थ है, जो लैंड एरिया है, where humans dwell, जहाँ की ह्यूमन बींग्स रहते हैं, तो वही उनका फंडामेंटल रोल होता है. He becomes the conduit of communication between both poles of the universe. Conduit means a pipeline, just जो दोनों poles को connect करता है. A connector between the two poles of the universe. तो वहाँ जो ह्यूमन बींग्स का रोल है वो इन दोनों को कनेक्ट करता है. His presence is essential even if it's only suggested. Far from being lost or oppressed by the lofty peak, he is, in Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. तो ये जो ह्यूमन बींग्स की प्रेजेंस है वो बहुत एसेंशियल है, because they are the result of the interaction of the two poles of the universe.
मैस इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कैरेक्टर्स जब मिलते हैं देन ओनली द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो ह्यूमन बींग्स का जो रोल है, दे एक्ट एज अ कनेक्टर of the two poles of the universe। और इसको द आई ऑफ द लैंडस्केप कहा गया है, यानी उसकी नजर से, उस नजरिए से हमें उस लैंडस्केप को देखना होगा। टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन ऑफ द आर्टिस्ट, जो पेंटर है उसका क्रिएशन समझने के लिए उसके माइंड में घुस करके इन चीजों को समझना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ दैट पेंटिंग और दैट लैंडस्केप। So this has been taken from Landscape of the Soul, Ethics and Spirituality in Chinese Painting. Now the next one is Getting Inside Outsider Art. Outsider art का मतलब होता है जो पेपर, कैनवस पे पेन, पेंसिल, ब्रशेस, कलर्स की सहायता से जो कुछ हम पेंट करते थे इन द अर्लियर टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स, सिर्फ यही पेंटिंग मानी जाती थी, यानी कि आर्ट मानी जाती थी। कला हम सिर्फ इसको बोलते थे, जो कि पेंट ब्रशेस, पेपर, कैनवस पर पेन, पेंसिल, पेंट ब्रशेस की सहायता से हम बनाते थे। तो दैट वाज ओनली कॉल्ड द आर्ट। लेकिन धीरे धीरे इसका जो मीनिंग है वो चेंज हुआ। आउटसाइडर आर्ट का मतलब है पेपर, पेन और इन सब चीजों के जो ट्रेडिशनल फॉर्म है आर्ट का, इससे आगे बढ़ करके कुछ और क्रिएट करना, विच इज क्रिएटेड मटेरियली इन द वर्ल्ड। जैसे कि स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना है और कुछ करना है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्ट। तो ये कहलाती है आउटसाइडर आर्ट। नाउ इट स्टार्टेड when French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s। आर्ट ब्रट यानी कि एक जो चेंज किया कंसेप्ट को, उसने, फ्रेंच पेंटर था जीन डब्यूफेट, इसने इस कंसेप्ट को सबसे पहले स्टार्ट किया 1940s में। द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वाज ऑफ माइनरी इंटरेस्ट। और अनट्रेन्ड विजनरी यानी जिनको इनबॉर्न स्किल मिली है, innate skill they have got received to create such things। तो आर्ट कुछ भी हो सकती है, मूर्ति बनाना, एक सिंपली पत्थर को एक मूर्ति की शेप देना, या जो स्कल्पचर्स बनते हैं जिससे बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं जिस कुशलता से, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आर्ट। ये बाद में समझा गया। अनट्रेन्ड यानी उन्होंने इसके लिए कोई खास तरह की ट्रेनिंग नहीं ली होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज स्टार्टेड बाय सम पीपल हु हैड दैट विजन। उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण वैसा था कि वो कुछ नया करना चाहते थे, कुछ क्रिएट करना चाहते थे। एंड दैट वाज आल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नॉट गिवन एनी इम्पोर्टेंस। लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग, तो इसलिए इसकी शुरुआत जो थी वो ढकी छुपी थी। वेल्ड यानी घूंघट, तो ढकी छुपी शुरुआत इसकी हुई थी। आउटसाइडर आर्ट की has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally। और धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई, ये आउटसाइडर आर्ट, और ये बहुत जल्दी तेजी से आगे बढ़ी। This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training। और शुरू में इनको आर्टिस्ट माना ही नहीं जाता था, ऐसा they had no right to be called artists, क्योंकि in the beginning they were not given any kind of importance। Secondly, इन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग इस चीज के लिए नहीं ली थी। ऐसा कोई कोर्स नहीं होता है, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है जिससे कि ये लोग अपना इस कला का प्रदर्शन कर सकें। बिकॉज
ये एक इनबॉर्न स्किल होती है जिसमें वो किसी भी चीज से आर्ट का क्रिएशन कर सकते हैं। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, और उसके लिए सिर्फ जरूरी है आर्टिस्टिक इंसाइट होना, यानी नजरिया होना, वो दृष्टि होना कि वो उसमें किसी भी चीज में कला को ढूंढ सके, आर्ट को बाहर ला सके, पहचान करके उसको बाहर निकाल सके। देयर वर्क्स आर a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. तो जो अभी तक होता रहा था, पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स वर द फॉर्म ऑफ आर्ट, बट इसको उन्होंने, इस कंसेप्ट को उन्होंने चेंज किया और their work became their works became famous and popular. Around the time the Buffett was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. और उस वक्त इन 1940s जब डब्ल्यू फेट अपना कंसेप्ट पर काम कर रहा था, he was trying to create the outsider art, इधर इंडिया में एन अनट्यूटर्ड मीन्स जिसने कोई इस चीज की शिक्षा, कोई एजुकेशन हासिल नहीं किया है, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है इस काम के लिए, बट ही वॉज जीनियस, ही हैड दैट आर्टिस्टिक इंसाइट, he had that brain, he had that intelligence, and he was creating a paradise. एक स्वर्ग बनाने की तैयारी में वो था. Years ago, a little patch, जहाँ पूरा जंगल का एरिया था, फॉरेस्ट एरिया था, उसको उसने पहले धीरे धीरे साफ किया, फॉरेस्ट को वहां से हटा करके प्लेन एरिया डेवलप किया, जहां उसने ये गार्डन बनाया स्टोन से और रिसाइकल्ड मटेरियल्स से. जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको रिसाइकल करके उसने यूज किया और स्टोन को यूज किया, एंड ही क्रिएटेड अ वास्ट गार्डन व्हिच इज कॉल्ड रॉक गार्डन, जो कि चंडीगढ़ में आज भी मौजूद है. और it is a very famous garden. Many tourists visit this garden and admire its beauty. And it was created by Nek Chand. Its 80-year-old creator, director Nek Chand, is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. So 80-year-old creator Nek Chand, जिसने कि इस रॉक गार्डन को बनाया, इसको रूप दिया, तो उसको अब आज हम आउटसाइडर आर्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर मानते हैं. यानी कि आउटसाइडर आर्ट की शुरुआत की और एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसने दिया. द 50th issue spring 2005 of Raw Vision, a UK based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and this rock garden sculpture Woman by the Waterfall on its anniversary issues cover. 50th issue, जो 50th एनिवर्सरी पर एक जो मैगजीन है जिसका नाम है रॉ विजन, यूके बेस्ड मैगजीन है, which generally publishes the outsider, the creations of the outsider art. तो उसमें नेक चंद के बारे में लिखा गया, नेक चंद और उसके कल्चर यानी कि रॉक गार्डन के बारे में डिपिक्ट किया गया वुमेन बाय द वाटरफॉल के नाम से. The notion of art bread or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art. Something Nek Chand has taken to dizzying heights. तो ये जो नोशन है आर्ट ब्रेड या रॉ आर्ट, यानी कि which is not furnished, which is not polished, जो जैसा कि माना जाता था पेंटिंग ड्राइंग ये सब सीखी जा सकती है, पूरा ट्रेनिंग होती है, कोर्सेज होते हैं, बट ये जो रॉ आर्ट है
ये कहीं से भी, ये सिर्फ डिपेंड करती है आर्टिस्टिक इंसाइट पर, यानी कोई भी व्यक्ति जिसमें आर्टिस्टिक इंसाइट है, जो जिसमें वो पोटेंशियल है, वो जीनियस है, इफ ही इज जीनियस इनफ टू क्रिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पहचानना होता है कि किस चीज में कला छुपी होती है और कैसे उसको बाहर ला करके क्रिएट किया जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड आउटसाइडर आर्ट और रॉ आर्ट और आर्ट सेट। और ऐसा ही नेक्चर ने किया। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई कल्चर, कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता है। जिस व्यक्ति में ये इंसाइट है वो किसी भी चीज से आर्ट को क्रिएट कर सकता है, चाहे वो टिन हो, सिंक हो या ब्रोकन डाउन कार हो, कोई भी मटेरियल हो। जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, इट इज मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स। जो ग्लास बैंगल्स टूट जाती हैं उनसे क्रिएट की गई है ये पेंटिंग। तो इसमें दैट आर्टिस्ट कैन यूज एनीथिंग विच अट्रैक्ट्स हिम, जिसको भी वो ठीक समझेगा कि इससे हम कोई आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो इस काम को कर सकता है। और नेकचंद ने इस आउटसाइडर आर्ट या रॉ आर्ट को अपनी पूरी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बिकॉज हिज क्रिएशन इज स्टिल famous and popular all over the world. Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. और ये आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है उस आर्ट का। इसको अगर हम पहचाने तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का सपना है जिसको उसने पूरा किया, फुलफिल किया, और ये आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हमारे सामने रखा। The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. The 5-month interactive show, Film of Nature, beginning October, will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France, and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Nature says. तो इसके लिए नेकचंद को बहुत सारे सम्मान मिले, ऑनर्स मिले। स्विस कमीशन ऑनर किया by starting a 5-month interactive show, Realm of Nature, जो कि अक्टूबर से स्टार्ट होना था, and it will be held at leading museums of Switzerland, Belgium, France and Italy. लेकिन नेकचंद के अकॉर्डिंग he says that the biggest reward is walking through the garden. मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि मैं जब उस गार्डन में चलूं और लोगों को देखूं जो मेरे क्रिएशन को एंजॉय कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। So that was the biggest reward for nature. Here finishes this lesson. Have you understood? Or you want to ask anything? Any problem? कोई वर्ड मीनिंग पूछना है, कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ जो समझ में नहीं आया है, यू कैन आस्क। Okay, then let us discuss the question answers.
Okay, then question answers on page number 38. Understanding the text. Contrast the Chinese view of art with the European view with examples. तो जैसा कि मैंने अभी बताया चैप्टर के स्टार्टिंग में, चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट है, यानी कि वहां एक लैंडस्केप बनाया जाता है, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल मीनिंग छुपे हुए होते हैं, कुछ गहराई होती है. इट कंटेन्स सम काइंड ऑफ डीपनेस एंड हिडन मैसेजेस, हिडन व्यूज, और उसको समझने के लिए हमें चाइनीज पेंटर के दिमाग में घुसना होता है टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट क्रिएशन विद वेरियस व्यू पॉइंट्स. अलग अलग नजरिए से, अलग अलग एंगल से उसको हमें देखना होता है, और फिजिकली एज वेल एज मेंटली उसके लिए एक्टिव होना पड़ता है. एक्टिव पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड with a free mind. Then only we can understand the meaning hidden in that painting or the real value of the creation. जबकि यूरोपियन व्यू जो है वहां पर जनरली इट इज बेस्ड ऑन रियलिज्म, इल्यूजनिस्टिक लाइटनेस, फिगरेटिव पेंटिंग्स जनरली होती हैं. इल्यूजन यानी भ्रम, तो इस तरह की फिगर्स या इमेजेस वो लोग बनाते हैं. लैंडस्केप भी अगर बनाते हैं तो इट लुक्स लाइक अ रियल इमेज, वो देखने में बिल्कुल रियल लगती है. जैसे कि यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ दैट फ्लाई पेंटेड बाय क्विंटन मैक्सी, जो कि उस पेंटर को भी रियल लगी थी. तो दिस एग्जांपल यू कैन गिव इन दिस, एंड इन द चाइनीज पेंटिंग के लिए आप ये लैंडस्केप का एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में स्टोरी में डिपिक्ट किया गया है. और यूरोपियन पेंटिंग्स को समझने के लिए वी हैव टू बोरो द आईज ऑफ द क्रिएटर, यानी पेंटर ने जिस नजरिए से उस चीज को देखा है और डिपिक्ट किया है, क्रिएट किया है, तो उसकी नजरों से, उसके नजरिए से हमें उस चीज को एक स्पेसिफिक एंगल से देख करके हम उसको समझ सकते हैं. So this is the difference between the Chinese and the European painting. इसी का सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेंशुई. तो जो शेंशुई है उसका लिटरल मीनिंग है माउंटेन वाटर, and which used together represent the word landscape, or it is based on Taoism. It depicts generally the two elements which represent the complementary poles of the universe. And ये जो दो एलिमेंट्स हैं वो है yang और yin. The mountain is yang, whereas the water is called yin. Mountains are vertical, reaching vertically towards the heaven, whereas water, that is yin, is horizontal and resting on the earth. Mountain is stable, warm and dry, whereas water is fluid, moist and cool. And आगे ये depict करते हैं, yang means the masculine part of the universe and the yin depicts the feminine part of the universe. And this is the fundamental notion is called Taoism. और इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में एक एसेंशियल थर्ड एलिमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द मिडिल वॉइड, जहां पर इन दोनों एलिमेंट्स का इंटरेक्शन होता है. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट? तो आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रट या रॉ आर्ट हम उसको बोलते हैं जो ट्रेडिशनल वे क्रिएट नहीं की जाती है, ट्रेडिशनल वे से क्रिएट नहीं की जाती है, बल्कि किसी भी चीज में आर्ट को ढूंढ करके उसको बाहर निकाला जाता है बाय दोज पीपल हु हैव दैट आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट, जो किसी चीज में कला को ढूंढते हैं, पहचानते हैं और उसको बाहर निकालते हैं. तो इट कैन बी क्रिएटेड इन एनी वे
by the general elements of the nature or by the raw waste materials which are considered useless. तो उन सब चीजों से इस आर्ट को क्रिएट किया जा सकता है. नेचुरल एलिमेंट्स यानी कि पानी, मिट्टी, पत्थर, जो भी हमें नेचुरली मिलता है, उसके अलावा जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं जो हमारे किसी काम के नहीं रहे, तो उनसे भी इस आर्ट को क्रिएट किया जा सकता है. एंड दिस टाइप ऑफ आर्ट इज कॉल्ड आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रेड या रॉ आर्ट. नंबर 2, who was the untutored genius who created the paradise? So Nekchand was the untutored genius who created the paradise. And what is the nature of his contribution to art? So he has given he has taken the raw art or the art bread and outsider art to its extreme heights, जिसने इस आर्ट ब्रेड, रॉ आर्ट या आउटसाइडर आर्ट को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां की ये वर्ल्ड फेमस हो गई. और his creation, the rock garden, has been his biggest example of this type of art. Then talking about the text, the emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. तो उसमें बताया गया है, जो चाइनीज पेंटिंग का एग्जाम्पल है, लैंडस्केप का एग्जाम्पल है, उसमें एम्परर ने अपनी वॉल को, पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए ये पेंटिंग बनवाई थी. एंड ही वाज जस्ट एडमायरिंग इट्स फिजिकल अपीयरेंस एंड द फिजिकल ब्यूटी, कि उसमें माउंटेन्स हैं, वाटर है, वाटरफॉल्स हैं, क्लाउड्स हैं, एवरीथिंग. बट आर्टिस्ट उसको बताना चाहता है उसके अंदर जो मीनिंग हिडन है. एंड देन ये बताया गया है कि एम्परर एक टेरिटरी को रूल कर सकता है, यानी कि फिजिकली ही कैन एडमायर द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग, बट एक आर्टिस्ट ही जानता है उसके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी छुपी हुई है, जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, उसको एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है. और अगर उस चीज को हमें समझना है तो हम आर्टिस्ट के दिमाग में घुस करके उसमें एंटर करना पड़ेगा, जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ में एग्जांपल दिया गया है. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. So again the same thing, कि जो लैंडस्केप है उसका मीनिंग जो पैराग्राफ 36 पेज नंबर पर जो कंसेप्ट समझाया गया है, that you have to write in this. So you have to do understanding the text and talking about the text in your notebook. This is your homework. और अगर कुछ समझ में नहीं आया है, if there is any problem, if you want to ask anything, you can ask. And in the next class, we'll do this poem, The Voice of the Rain. अपूर्वा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता when will the school open, क्योंकि अभी तक कुछ भी डिसाइडेड नहीं है. And secondly, there should be no personal communication on this chat. इसको आप तभी यूज करेंगे जब आपको मुझसे कुछ पूछना है. रोहित, कॉपी में आपको करना है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एंड टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यानी 2 क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के और 2 क्वेश्चंस टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के. दिस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. Is it clear, Rohit? Okay then. Goodbye. We'll meet in the next class.